ये रहा आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग डील करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड जो भी मैंने इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से निकाले क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट के 24 क्वेश्चंस जो मैंने इम्पोर्टेंट है ये निकाले हैं और इसमें से आपको डेफिनेटली आएगा। पहला है सोशल इंजीनियरिंग, custom and usages, agreements, function of law, kinds of precedents, sources of obligation, concept of law in the Vedas, characteristic of legal rights, incorporeal property, merits and demerits of codification, kinds of obligation, advantages and incorporated, judges made law, जज मेड लॉज, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब जो हमने पर्सन का यहाँ पर देखा था सिलेबस में, पर्सन के अंदर ही आर्टिफिशियल पर्सन पूछा गया है, ठीक है। देन टाइटल, पावर ऑफ सेक्शन अंडर आर्टिकल अंडर एक्ट 142, Hoffield's राइट्स एनालिसिस, सोर्सेस ऑफ ऑब्लिगेशन, फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस। यहाँ पर देखो जो मैंने यहाँ पर डी लिखे हैं वो डबल पूछे गए हैं, मतलब वो रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। देन बाकी का सब वन टाइम क्वेश्चंस है तो हम लोगों को पूरा कवर करना है, ठीक है। देन सोर्सेस ऑफ ऑब्लिगेशंस, फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, लीगल कंसिडरेंस पोजीशन, कॉर्पोरल सोल, बेसिक फीचर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। देखो बेसिक फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल लॉ, अगर आपको बेसिक फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ पूछा गया, अब आपने पढ़ा था हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, अब आपके यहाँ पर बेसिक फीचर आ गया, यहाँ पर टेंशन आपने लेना नहीं है, आपको हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ के बारे में जो पता है वो आपने लिखना है, क्लियर। देन डेरिवेट टाइटल, रूल ऑफ एजुजडम जनरस, केल्सिन्स प्योर थ्योरी। देन यहाँ पर लॉन्ग आंसर्स हैं, कुछ यहाँ पर लॉन्ग आंसर्स भी मैंने ड्राफ्ट किए हैं, तो उस हिसाब से आपको हम लोग ये पूरे वन बाय वन देखने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कस्टम्स एंड यूसेज, कस्टम्स एंड यूसेज, फिर सोशल इंजीनियरिंग। एक मिनट, हम लोग जो हाँ इस सिलेबस के हिसाब से हम लोग, मैंने ये ड्राफ्ट किया था, सिलेबस के हिसाब से हम लोग ये देखेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस। अब इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस मींस क्या है? जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ। जैसे आप लोगों को पता है जूरिस्प्रूडेंस क्या है? ये स्टडी ऑफ लॉ है, स्टडी ऑफ लॉ है। ये आई ऑफ लॉ भी बोला जाता है। मतलब जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही ये है कि भाई जो भी यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस मतलब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके से ड्राफ्ट किया गया लॉज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, जो कि क्या होते हैं? बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब डबल मीनिंग आते हैं, या फिर एक ही मीनिंग का डबल डबल उसका मीनिंग निकलता है, एक ही सेंटेंस का डबल मीनिंग निकल सकता है। ऐसी सारी चीजें यहाँ पे है। तो यहाँ पर कौन हेल्प करता है वो सारी चीज को? जूरिस्प्रूडेंस हेल्प करता है। जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है? उसको एनालाइज करता है और एनालाइज करके उसको क्लियर करने की कोशिश करता है। So that's why jurisprudence is the study of law, legal system and legal principle. It is concerned with understanding how laws are made, enforced, how laws are made, enforced and interpreted by the court and legal actors. ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी लॉज किस तरह से ड्राफ्ट होते हैं, उसको एनफोर्स कैसे कहना चाहिए, इंटरप्रेट कैसे किया जाता है बाय कोर्ट, ये सारी चीजें कहाँ पर आपको एनालाइज होती है? जूरिस्प्रूडेंस है। Jurisprudence also seeks to understand the underlying philosophical, ethical and social foundations of legal systems. ठीक है, जो भी सोशल फाउंडेशंस है लीगल सिस्टम का, ये सब सारी चीजें कौन कर रहा है? जूरिस्प्रूडेंस कर रहा है। अब टर्म्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है? देखो, लॉ, इसके कुछ सब पॉइंट्स है, दैट इज लॉ, लीगल सिस्टम, jurisdictions, doctrine of precedent, legal positivism, natural law, legal realism, legal pluralism, ठीक है। अब यहाँ पर हम टर्म्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस देखते हैं, दैट इज लॉ।
अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ मतलब ही क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन से बना हुआ एक बंडल है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट अ law, a set of rules and regulations that are enforced by the government or other authorities to regulate behavior and maintain order in society. भाई हम लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, रूल्स एंड रेगुलेशन होने के बावजूद हमारे सोसाइटी में इतना इश्यूज क्रिएट होता है, अगर ना होता तो क्या कंडीशन होती है हम लोग समझ सकते हैं उसकी। तो वही यहाँ पर बता रहा है। देन लीगल सिस्टम, अब लीगल सिस्टम क्या बता रहा है, द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, rule of procedures that governs a society and regulates behavior usually enforced by government authority. लीगल सिस्टम क्या है भाई, हमारे सिंपल सी एग्जांपल, हमारे घर पे भी एक सिस्टम होती है कि कौन कैसे रहना चाहिए, बड़ों को कितना दर्जा देना चाहिए, बड़ों को कितनी तमीज से बात करनी चाहिए, बड़ों को कितना इज्जत देना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे घर पर एक सिस्टम होता है, वहां पर हमारे पेरेंट्स हमको सिखाया जाता है। और हमारे आसपास का जो माहौल होता है उसके ऊपर उससे भी हमको इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उससे बचाया जाता है, एक कवच होते हैं हमारे पेरेंट्स, अगर हम लोग बाहर से सीख कर भी आते हैं तो हमारे पेरेंट्स उसको कंट्रोल करते हैं, है ना। तो फिर हम लोगों के पेरेंट्स उसको क्या करता है, अगर कोई गाली देता है, कोई वल्गर वर्ड्स यूज करता है, कोई बहुत ज्यादा बिहेवियर अच्छा नहीं रखता है, तो वहां पर हमारे घर का सिस्टम क्या है कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए होते हैं। कोई स्कूल से आने के बाद तुरंत होमवर्क करो और फिर बाद में जो भी खाना है वो करो और सो जाओ, या फिर आप 7 बजे के बाहर नाइट में बाहर नहीं जा सकते, या फिर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग बने हुए होते हैं, दैट इज नथिंग बट लीगल सिस्टम। जैसे फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट गवर्न्स अ सोसाइटी एंड रेगुलेट बिहेवियर यूजुअली एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। अभी यहाँ पर हमारे पेरेंट्स जैसे हैं, वहां पर क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको इन्फोर्स करती है। देन jurisdiction, the geographical area or territorial over which a court or legal authority has authority to hear and decide legal cases. अब इसका jurisdiction कहाँ तक है, हमारा jurisdiction कहाँ तक है कि भाई हमारे पेरेंट्स ने बता दिया कि कहीं नहीं जाना तो कहीं नहीं जाना, हमारे पेरेंट्स ने जो jurisdiction जो लिमिटेशन हमको दी है वो वहां तक jurisdiction हमारे पेरेंट्स का कहाँ तक होता है, अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ पर जो jurisdiction है वो जियोग्राफिकल एरिया और टेरिटोरियल और कोर्ट, ठीक है, जो भी jurisdiction वो डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से होता है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, a legal principle where courts follow the decision and higher court in similar cases, providing consistency and predictability in the legal system. अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी legal systems है, जो भी decision पास किए जाते हैं by the higher court, तो वो क्या होता है कि जो हमारे लोअर कोर्ट्स होते हैं उसको क्या फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था कि जैसे अगर हमारे 4-5 भाई है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी एक सोच आती है हमारे पेरेंट्स के पास भी कि बड़े भाई को अगर हमने परमिशन दे दिया तो वो चीज छोटा भाई भी करेगा। हम लोगों को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है धूप काले में, समर सीजन में आइस की चीज खाने का या फिर ठंडी चीजें खाने का, लेकिन बड़े को वो डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन छोटों को नहीं होता। तो छोटों की तबीयत खराब होने की वजह से हमको बड़े को भी परमिशन कभी कभी नहीं मिलता है। क्यों क्यों मिलता, अगर पेरेंट्स ने बड़े को परमिशन दिया तो छोटा बोलेगा उसको खाने दे रहे लेकिन मुझे नहीं, बिकॉज वो ये नहीं सोचता कि उसकी तबीयत खराब है, वो पेरेंट्स को पता होता है, उसको समझाया तो भी समझता नहीं है, इसलिए पेरेंट्स कैसे करते हैं, उसको भी लिमिटेशन में रखते हैं, भाई तू मत खा, वो छोटा है, तू तो समझदार है ना। तो उसी तरह यहाँ पर जब कोर्ट में ऐसे कोई मैटर आ जाता है कि उस चीज का अगर हायर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट पास किया है तो वो लोअर कोर्ट के पास एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिट हो जाता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग टूल माना जाता है
कि उनका उसका जो भी साइटेशन होता है वो हम लोग लगाकर बोलते हैं कि बड़ों ने, हायर अथॉरिटी ने या फिर हाई कोर्ट ने इसका जजमेंट ये दिया था, तो मेरे भी मैटर में वो मिल सकता है, मेरे भी मैटर में उसको बेल हो सकती है, मेरे क्लाइंट को। ऐसे हम लोग सोचते हैं। यहाँ पर एक नोट करने की बात है कि जो हाई कोर्ट है वो उसके डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट से मैच करती है, और हाई कोर्ट उसके डिसीजन पास करता है, और उसके डिसीजन को कौन, नीचे के कोर्ट्स, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, वो फॉलो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि खुद के मैटर्स, खुद के जजमेंट्स जो पास किए हैं उसको फॉलो करो, ये एक हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि खुद के जो जजमेंट दिए हैं उसको अमेंड कर सकता है, लेकिन लोअर कोर्ट के पास ये पावर नहीं होता है। लोअर कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया, वो उसको उसका यूज करके अपने क्लाइंट को बाहर निकाल सकता है। दैट इज नथिंग बट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। Then, legal positivism, a legal theory that law is created and enforced by the state, and that morality and ethics are not relevant to the analysis of legal rules. अब यहाँ पर जो भी इसका क्रिएटिव एनफोर्स है वो स्टेट द्वारा होता है या फिर सेंट्रल द्वारा होता है, और जो भी उसकी मॉरलिटी है, इथिक्स है, that are not relevant to the analysis of legal rules. मतलब हमेशा इसका रूल को इफेक्ट करना जरूरी नहीं है, जहां पर उसको हमको यूज करना है वहां पर यूज कर सकते हैं। दैट इज लीगल पॉजिटिविज्म। वो लीगली बाइंडिंग है या नहीं वो देखेंगे, या इलीगल एक्ट हो रहा है वो देखेंगे। नेचुरल लॉ, अ लीगल थ्योरी दैट there is a set of universal moral principles that are inherent in the nature of human beings and discoverable through reasons. Natural law क्या है, जो कि गॉड मेड लॉज। नेचुरल लॉ मीन्स गॉड मेड लॉज, जिसे पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, पूरा यूनिवर्स उसको फॉलो करता है, पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेचुरल लॉ हो गया। लीगल थ्योरी दैट देयर इज अ सेट ऑफ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल दैट आर इनहेरेंट इन द नेचर ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्कवरेबल थ्रू रीजंस। ठीक है। देन लीगल रियलिज्म, द लीगल थ्योरी दैट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ जजेस and legal actors in interpreting, applying the law, the importance of social and political context in shaping legal decisions. अब यहाँ पर लीगल रियलिज्म मतलब क्या है, जो भी जजेस थ्रू या फिर जो भी लीगल एक्टर्स होते हैं, मतलब जो लीगल जूरिस्ट जो होते हैं, वो जो इंटरप्रेट करते हैं, जो लॉ को अप्लाई करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस जो बता रहे हैं, व्हाट दैट ऑल आर पॉलिटिकल, एंड उसका जो डिसीजन है, लीगल डिसीजन, उसको शेप दे रहा है। ठीक है, मतलब वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है in a legal system. Legal pluralism means a legal theory that recognizes the existence of multiple sources of law and legal system within a society, including customary or religious law alongside state law. मतलब यहाँ पर लीगल प्लूरलिज्म मतलब है कि भाई जो भी रिकॉग्नाइज्ड एग्जिस्टेंस है, जो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ लॉ है, ठीक है, या फिर लीगल सिस्टम है, जो भी सोसाइटी में हम लीगल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवा रहे हैं, वो सारी क्या है, कस्टमरी और रिलीजियस लॉ उसमें अलोंग साइड होती है, या मतलब उसमें इन्वॉल्व होती है फॉर द स्टेट लॉज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो नेचुरल लॉ है उसको, और जो मैनमेड लॉज है, लीगल लॉज है, राइट्स है, उसको तो हम इम्पोर्टेंस दे ही रहे, लेकिन जो रिलीजियस राइट है, प्राइवेट लॉज है, ठीक है, हमारे जो भी रिलीजियस प्राइवेट लॉज है, पर्सनल लॉज है, उसको भी हम लोगों ने क्या किया है, इम्पोर्टेंस दिया है। दैट इज सेइंग in the introductory part of jurisprudence. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा सिलेबस में था, नेचर, डेफिनेशन एंड थ्योरीज ऑफ लॉ। ठीक है, अब उसमें
अब उसमें नेचर डेफिनेशन ऑफ लॉ देखो, द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ refers to philosophical concept of principle that shapes the understanding of what law is and how it's function in the society. There are multiple theories of law, but one of the most common in the legal system, the legal positivity theory, which posits that law are rules of commands created by human authority and enforced by the state. According to this theory, law are distinct from moral or ethical value of independently of them. Therefore, the legal positivist theory applying to the law are not inherently just or unjust, but rather are valid based on the authority that created them. मतलब इसका जैसे हमने देखे हैं नेचर और डेफिनेशन, मतलब जो भी इसका मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जो भी लॉ क्रिएट किया गया है उसको हमको क्या करना है, एक सही सेंस में उसको एनफोर्स करना है, और जो भी इसके लॉज बनाए गए हैं, पॉजिटिव लॉज है, नेचुरल लॉज है, उसको भी हम लोगों को मद्देनजर रखते हुए उसको कंपेयर कर कर हमको एक परफेक्ट लॉ बनाना है, ठीक है। Another theory of law is the natural law theory, which holds that law derived from the higher universal moral order. In this view, laws are not only, merely means only, commands imposed on human authority, but are rooted in the fundamental principles of justice and social well-being. Natural law theorists argue that legal system must reflect these higher principles in order to be valid and just. यहाँ पर हम लोगों के हिसाब से हम लोगों ने एक लॉज बनाए हैं, हर कंट्री द्वारा अपने अपने लॉज बने हैं, अपने अपने हिसाब से उन्होंने पनिशमेंट भी उसमें इम्पोज किया है। तो यहाँ पर जो लीगल लॉ है, कंट्री का लॉ है, वो तो लॉ, नेशनल लॉ तो फॉलो हो ही रहा है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंस दिया गया है नेचुरल लॉ को, उसको भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है। पर्सनल लॉ को भी हमने क्या किया है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया है। A third theory of law is the legal realism theory, which maintain that law are not fixed but rather are consistently evolving based on social and economic condition. In this view, the interpretation and implementation of laws is influenced by various factors such as judicial decisions, social norms and political structures. इसका मतलब थर्ड थ्योरी ये है कि जो भी लॉज यहाँ पर प्रिपेयर किए गए हैं, जो भी लॉज यहाँ पर ड्राफ्ट किए गए हैं, वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो फिक्स्ड नहीं, वो डे बाय डे या फिर सर्कमस्टेंसेस देखकर उसमें अमेंडमेंट होती है, चेंजेस होता है, रिपील किया जा सकता है, ठीक है। ओवरऑल, इन कंक्लूजन, the nature and definition of law remains a topic of ongoing debate among legal scholars and philosophers. While different theories of law offer different perspectives on the nature and function of law, they all aim to provide a framework or understanding the role that legal systems play in shaping society and promoting justice. यहाँ पर इसका मेन कंसेप्ट क्या है, मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पर जो हम लोगों को जस्टिस देना है, वो जस्टिस देना यहाँ पर हमारा मेन, और लो जस्टिस कैसे दी जाती है, या फिर हमारे जो लॉज है वो लॉज को एक शेप दिया जा रहा है, भाई वो लॉज कैसे होने चाहिए, कौन से लॉज को हमको फॉलो करना है और कौन से लॉज को नहीं, ठीक है। वो सारे यहाँ पर लिखा है, और उसी का आंसर यहाँ पर मैंने कुछ दूसरे वर्डिंग्स में लिखे हैं जो अलग पेन से यहाँ पर मैंने ड्राफ्ट किए, जिसको ये लिखना है वो ये लिखो, जिसको ऊपर का लिखना है वो इट डिपेंड्स, ओके। सो स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।